नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड में। क्या आप एक ऐसे इंसान की कहानी सुनने के लिए तैयार हैं जिसने एक औरत का मर्डर किया, उसे खाया और फिर आजाद घूमने लगा। सिर्फ आजाद नहीं भाई, वो एक सेलिब्रिटी बन गया, एक टीवी स्टार, एक फूड क्रिटिक। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, एक फूड क्रिटिक। ये कहानी है इसे सगावा की, जिसे कोबे कैनिबल भी कहते हैं। एक ऐसी कहानी जो आपके दिमाग के पुर्जे हिला के रख देगी। ये सिर्फ एक ट्रू क्राइम स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है हमारे सिस्टम के फेलियर की, पैसे की पावर की और मीडिया के सबसे डार्क साइड की। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप पूछेंगे इंसाफ क्या है, कहाँ है इंसाफ। तो शुरू से शुरू करते हैं। ये इसे सगावा था कौन, और इसके दिमाग में ये दरिंदगी आई कहां से। इसे सगावा 1949 में कोबे जापान में पैदा हुआ था, और भाई वो पैदाइशी अमीर आदमी था। उसका बाप अकीरा सगावा एक बहुत बड़ी कंपनी कुरीता वाटर इंडस्ट्रीज का प्रेसिडेंट था। पैसा, पावर, सोशल स्टेटस सब कुछ था उनके पास, लेकिन एक चीज नहीं थी, वो थी हेल्थ। इसे सगावा प्री मैच्योरली पैदा हो गया था, मतलब कि अपने जन्म के 9 महीने पूरे करते हैं ना, 9 महीने के बाद पैदा होते हैं, तो प्री मैच्योर बर्थ हुई थी उसकी। इतना छोटा था कि कहते हैं कि वो अपने डैड के हाथ की हथेली में फिट हो जाता था। बचपन से ही बीमार और कमजोर रहता था, और ये कमजोरी उसके दिमाग में घर कर गई। उसकी हाइट भी सिर्फ 4 फीट 9 इंच थी। इमेजिन करो, एक अमीर बाप का बेटा जिसके पास सब कुछ है, लेकिन वो खुद को कमजोर, बदसूरत और छोटा मानता है। ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर एक अजीब सी फैंटेसी को जन्म दे रहा था बचपन से ही। उसने बताया कि उसकी पहली कैनाबलिस्टिक जो फैंटेसी थी वो फर्स्ट ग्रेड में आई थी। फर्स्ट ग्रेड ब्रो, करीब 4 या 5 साल का रहा होगा उस टाइम पे। वो उसे लगता था कि अगर वो खूबसूरत हेल्दी वेस्टर्न वुमेन को खा लेगा तो उसकी एनर्जी और वाइटलिटी उसके अंदर आ जाएगी। सोच के देखो, आप वही हो जो आप खाते हो वाली कहावत को इसने कितना सीरियसली ले लिया था। पढ़ाई में बहुत अच्छा था, इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया और फिर पीएचडी करने के लिए चला गया पेरिस, द सिटी ऑफ लव। द प्रेस्टिजियस सोरबोन यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ था। लेकिन उसके दिमाग में लिटरेचर नहीं थी, कुछ और ही चल रहा था। और ये सिर्फ फैंटेसी नहीं थी। पेरिस जाने से पहले ही 1972 में टोक्यो के अंदर इसने अपनी पहली कोशिश की थी। एक जर्मन लेडीज के घर में घुस गया था जब वो सो रही थी। प्लान था कि उसके बटक का एक पीस काट कर खा लेगा, लेकिन वो औरत जाग गई और उसे भगा दिया। वो पकड़ा गया और अटेम्प्ट ऑफ रेप के चार्जेस लगे उसके ऊपर। बट यहाँ पे एंट्री होती है उसके बाप के पैसे की और पावर की। अकीरा सागावा ने विक्टिम को पैसे दिए, सेटलमेंट किया और केस खत्म कर दिया। उसका रिकॉर्ड साफ हो गया, और इसी साफ रिकॉर्ड के बेसिस पे वो आराम से फ्रांस चला गया अपनी पूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए। यही वो मोमेंट था जिसने शायद उसे ये मैसेज दे दिया कि तू कुछ भी कर सकता है भाई, तेरा बाप बचा ही लेगा। पेरिस में उसका जुनून और बढ़ गया। वो प्रोस्टिट्यूट्स को इस इरादे से हायर करने लगा कि उन्हें मारकर खा जाएगा, लेकिन वो घबरा जाता था। वो बस सही वक्त और सही शिकार का इंतजार कर रहा था जो कि रेजिस्ट कम कर पाए, और जल्द ही उसे वो शिकार भी मिल गया। शिकार का नाम था रेने हर्टवेल्ट। एक 25 साल की डच स्टूडेंट थी जो संगावा के साथ ही सोरबोने यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ती थी। टॉल थी, हैप्पी थी, ब्यूटीफुल थी। वो हर चीज थी जो सगावा नहीं था, और सगावा के लिए वो एक परफेक्ट टारगेट थी। 11 जून 1981, मतलब कि 11 जून 1981, सगावा ने रीने को अपने अपार्टमेंट में बुलाया और बहाना क्या बनाया
कि जर्मन पोइट्री को ट्रांसलेट करवाना है। रेने के दोस्तों को सगावा क्रीपी लगता था, और लेकिन वो मदद करने के लिए फिर भी मान गई। सीन इमेजिन कीजिए, रेने डेस्क पर बैठी है और उसकी पीठ सगावा की तरफ है और वो पोइट्री पढ़ रही है, और सगावा उसके पीछे से एक राइफल लेके खड़ा है। उसने रेने की गर्दन के पीछे से गोली मारी, यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो हुआ वो इंसानियत की हर हद को पार कर गया। सगावा ने पहले तो लाश के साथ नेक्रोफिलिया किया, मतलब उसकी डेड बॉडी का रेप किया, ठीक है। फिर वो उसे खाने की कोशिश करता है, बट उसके दांत स्ट्रॉन्ग और शार्प नहीं थे, तो ये आदमी आराम से अपने अपार्टमेंट से बाहर जाता है और एक बुचर नाइफ खरीद कर लाता है, और फिर शुरू होता है जिस्म के टुकड़े करने का सिलसिला। अगले 2 दिन तक उसने रेने की बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को खाया, जैसे कि ब्रेस्ट, फेस, थाई, बटक। कुछ को तो कच्चे से खाया और कुछ को पका के खा गया, ठीक है। उसने कुछ हिस्से के बाद में खाने के लिए अपने फ्रिज में भी रखा। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, उसने सब कुछ डॉक्यूमेंट किया था। उसने हर स्टेप की फोटोग्राफ ली थी, जैसे कि ये कोई जुर्म नहीं है बल्कि एक आर्ट प्रोजेक्ट है। ये उसकी फैंटेसी को हमेशा के लिए जिंदा रखने का एक तरीका था, एक ट्रॉफी टाइप का। 2 दिन बाद जब बॉडी सड़ने लगी तो उसने बचे हुए टुकड़ों को सूटकेस में भरा और पेरिस के एक पार्क बॉइसे दे बौलॉगन की झील में फेंकने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे देख लिया और पुलिस को खबर कर दी। मर्डर के 4 दिन बाद ईसे सगावा को अरेस्ट कर लिया गया। उसके फ्रिज से रेने हर्टवेल्ट की बॉडी के पार्ट्स मिले। कोबे कैनिबल पकड़ा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कहानी तो खत्म हो गई, पकड़ा गया, कन्फेस कर लिया, इतने सारे सबूत हैं, तो अब तो सजा होगी और सदियों तक जेल में सड़ेगा, सही। पर यहां पर आप गलत हैं। यहां से शुरू होती है कहानी का एक बहुत ही अजीब सा चैप्टर, 2 अलग देशों के कानूनी कहानी। फ्रांस में सगावा 2 साल तक प्री ट्रायल डिटेंशन में रहा। उसके बाप ने फिर पैसा बहाया और टॉप टायर डिफेंस लॉयर्स को हायर किया। केस का सेंट्रल सवाल था कि क्या सगावा जुर्म के वक्त दिमागी तौर पर ठीक था। फ्रेंच साइकेट्रिक जो थे एक्सपर्ट, ये उन्हें इवेलुएट करने के लिए दिया गया, और उनका नतीजा कि भाई सगावा कानूनी तौर पर पागल था। फॉली, जिसे फ्रेंच लॉ में कहते हैं ट्रायल के लिए अनफिट है। इस डायग्नोस में एक गलत अनुवाद का भी रोल हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है, कि जहां उसके बचपन के पेट की बीमारी को दिमाग की बीमारी बता दिया गया हो। तो जज ने नॉन लीव का ऑर्डर दिया, मतलब कि केस नहीं बनेगा। मर्डर चार्जेस खत्म कर दिए गए। उसे जेल नहीं बल्कि एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में अनिश्चित काल के लिए भेज दिया गया। लेकिन पिक्चर तो अभी बाकी थी। जापान में सगावा की जो स्टोरी थी वो मीडिया सेंसेशन बन चुकी थी। एक ऑथर ने उसके ऊपर किताब लिखी इन द फॉग नाम से, जो कि बेस्ट सेलर बन गई। अचानक सगावा एक डरावना सेलिब्रिटी टाइप का बन गया। उसके बाप का पॉलिटिकल प्रेशर और ये नई फेम, इस सब के चलते फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक अजीब सा फैसला लिया। उन्होंने उसे 1984 में, मतलब कि 3 साल बाद, जो मर्डर केस हुआ था उसके 3 साल बाद जापान में डिपोर्ट करने का फैसला कर लिया। जापान आते ही उसे टोक्यो के मत्सुजावा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। फिर से साइकेट्रिक इवैल्यूएशन हुई, लेकिन इस बार नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। जापानीज साइकोलॉजिस्ट ने एक मत से उसे सेन, यानी कि दिमागी तौर पर स्वस्थ घोषित कर दिया, मतलब कि हेल्थी पर्सन था वो। उन्होंने कहा कि उसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जरूर है और मर्डर का कारण सेक्सुअल परवर्जन था, पागलपन नहीं। अब देखो कानूनी ब्लैक होल कैसे बनता है। फ्रांस ने मर्डर के चार्जेस खत्म कर दिए थे, कानूनी तौर पर वो मुजरिम था ही नहीं अब वो, ठीक है। अब फ्रांस ने केस से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट, इन्वेस्टिगेशन फाइल, सबूत, सब कुछ सील कर दिया और जापान को देने से मना कर दिया।
उनके लिए केस बंद हो चुका था। सोचो, जापानीज प्रोसिक्यूटर के हाथ में क्या था? कुछ भी नहीं, ना फाइल्स ना सबूत। वो एक ऐसे जुर्म के लिए ट्रायल कैसे शुरू करते जो दूसरे देश में हुआ है, और जब उस देश ने सारे सबूत देने से ही मना कर दिया, और जिस आदमी को उस उनके खुद के डॉक्टर्स ने सेन बोला था, उसे वो किस बेसिस पे जेल में रख सकते थे? प्लस फ्रांस ने मेरे हिसाब से जो सबूत देने से मना इसलिए किया क्योंकि अगर उसको फ्रांस के अंदर तो उसे पागल खाने में भेज दिया गया, और अगर उसे जापान के अंदर उसे सजा मिल जाती तो फ्रांस की गवर्नमेंट की जो रेपुटेशन है वो गिर जाती कि भाई तुम यार क्या किस टाइप का की सजा दे रहे हो, हैं तुम्हारे यहाँ से क्रिमिनल निकल के अपने कंट्री के अंदर जाके वो सजा पा रहा है, तो फिर उसकी रेपुटेशन गिर जाती। तो इसके लिए मेरे हिसाब से उन्होंने सबूत देने से मना कर दिया, और इन सब का नतीजा क्या निकला? 12 अगस्त 1986 को इससे सगावा हॉस्पिटल से चेकआउट करके चला गया, एक बिल्कुल आजाद आदमी की तरह। एक आदमी जिसने मर्डर, नेक्रोफिलिया और कैनाबिलिज्म कबूल किया था, आजाद घूम रहा था, सिर्फ पैसा, पावर और इंटरनेशनल कानून की एक भयानक नाकामी की वजह से। अगर आपको लग रहा था कि इससे ज्यादा शॉकिंग कुछ नहीं हो सकता तो आप अभी भी गलत हैं। आजाद होने के बाद सगावा गायब नहीं हुआ, वो शर्मिंदा भी नहीं था, बल्कि उसने इसका ठीक उल्टा किया। उसने अपनी बदनामी को गले लगा लिया और वो एक परिहा से परफॉर्मर बन गया। जापान में उस टाइम बबल इकोनॉमी का दौर था, मीडिया में सनसनीखेज जो खबरें थी वो बिकती थी, और सगावा से ज्यादा सनसनी वाली स्टोरी क्या हो सकती थी? टीवी चैनल्स, टैबलॉइड, पब्लिशर सब उसके पीछे थे, और सगावा ने भी किसी को निराश नहीं किया। वो एक टीवी पर्सनैलिटी बन गया। दूसरे खौफनाक जुर्मों पर एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए उसे बुलाया जाता था। क्या आप इस विडंबना पर विश्वास कर सकते हैं? वो पोर्नोग्राफिक मैगजीन में भी दिखा, यहां तक कि एक सॉफ्ट कोर पॉर्न फिल्म में उसने कैमियो भी दिया। जापान में एक सगावा बूम सा आ गया था। उसकी कमाई का जरिया अपनी ही मर्डर स्टोरी को बेचकर पैसा कमाना था। उसने कम से कम 4 किताबें लिखी थी। उसकी जो सबसे शॉकिंग रचना थी वो है सगावा मांगा, एक ग्राफिक कॉमिक बुक जिसमें उसने अपने जुर्म को डिटेल में इलिस्ट्रेट किया था। और सोचो उसकी कितनी हिम्मत रही होगी। और अब सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग पॉइंट ये था कि कुछ समय के लिए उसने एक जापानीज मैगजीन के लिए फूड और रेस्टोरेंट रिव्यूअर का भी काम किया। मतलब कि जो फूड को टेस्ट करके ये बताते हैं कि फूड अच्छा है या टेस्टी है या नहीं है, या अच्छा कैसे लगेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा। एक आदमखोर जिसने जो आदमियों मतलब कि जो ह्यूमंस को जिसने ह्यूमंस को खाया है, वो एक खाने का रिव्यू कर रहा था। ये दुनिया सच में अजीब है वो दोस्तों, बहुत ज्यादा अजीब। उसने उसे जीरो पछतावा था, कोई अफसोस भी नहीं था। एक इंटरव्यू में उसने कहा कि भाई एक जाने माने आदमखोर की तरह जीना उसके लिए एक भयानक सजा है। यानी कि उसे इस बात का दुख नहीं था कि उसने रहने की जान ली, उसे दुख इस बात का था कि उसकी रेपुटेशन खराब हो गई। क्लासिक नार्सिसिस्ट, राइट? जैसे हर चीज का अंत होता है, सगावा का सेलिब्रिटी स्टेटस भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। पब्लिक की दिलचस्पी उसमें कम हो गई और पब्लिशर ने काम देना बंद कर दिया। 2005 में उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई। वो पब्लिक हाउसिंग में रहने लगा और सरकारी मदद पर। मतलब समझ रहे हो, उसके पेरेंट्स का पैसा खत्म, उसका खुद का पैसा खत्म। वो अब पब्लिक हाउस मतलब कि गवर्नमेंट हाउस के अंदर रह रहा है, जिस सरकारी मदद के ऊपर जिंदा था। 2013 में उसे एक स्ट्रोक हुआ और वो एक मतलब कि हाफ पैरालाइज्ड हो गया। ठीक है ना? अब मतलब कि उसकी हाफ बॉडी काम नहीं कर रही थी। अपने आखिरी सालों में वो अपने छोटे भाई जुन की देखरेख में रह रहा था। एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है इन पर, कैनिबा नाम से।
बहुत ही बेचैन करने वाली फिल्म है। उसमें पता चलता है कि उसका भाई जुन खुद एक एक्सट्रीम मैसोचिज्म है, यानी कि वो खुद को तकलीफ देने पे सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन फील करता है। ये एक बहुत ही वियर्ड फीलिंग है। ऐसा लगता है कि जैसे पूरा परिवार के अंदर कुछ ना कुछ डार्कनेस थी। आखिर 24 नवंबर 2022 मतलब कि जस्ट 3 साल पहले ईसे सगावा की 73 इयर्स की एज के अंदर वो उनकी निमोनिया से मौत हो जाती है। उसने जो किया उसके लिए उसे कभी सजा नहीं मिली। तो इस कहानी से हम क्या सीखने को मिलता है? एक तो ये केस एक याद दिलाता है कि पागलपन एक मेडिकल टर्म से ज्यादा कई बार कानूनी स्ट्रेटेजी हो सकती है। ये एक चेतावनी है कि इंटरनेशनल कानून में भी कितने बड़े बड़े लूप होल हो सकते हैं जिनका फायदा पैसे और पावरफुल वाले उठा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये मीडिया इथिक्स पर एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या एक कातिल को अपने जुर्म की कहानी से पैसा कमाने के लिए प्लेटफॉर्म देना सही बात है? ऐसा करके क्या मीडिया जो रेने हार्टवेल थी उनकी यादों को दोबारा शिकार नहीं बना रही? इस पूरी अजीब कहानी में हम अक्सर पीड़ित को भूल जाते हैं। रेने हार्टवेल्ट एक टैलेंटेड यंग वुमन थी जिसका एक फ्यूचर था। उसे ना सिर्फ एक बार उसके कातिल ने खाया बल्कि उसके बार 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 उस पर बने पब्लिक तमाशे ने भी उसे खाया। दुनिया कोबे कैनिबल को याद रखती है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए रेने को। उसकी जिंदगी मायने रखती है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। ये एक बहुत ही मुश्किल और परेशान करने वाला केस था, लेकिन मुझे लगता है कि इसे बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या संगावा को आजाद करना सही था? मीडिया का रोल क्या था? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे कॉम्प्लेक्स केसेस पर हमारे डीप डाइव को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे सच में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। सुरक्षित रहिए और जागरूक रहिए। गुड नाइट, सायोनारा, बाय।